हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 100 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आ गया हूं फॉर जेई मेंस के लिए, जो आपके अप्रैल सेशन में होने वाले हैं। आज हम लोग टॉप 100 का आज पार्ट 1 डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि जेई मेन जो आपके अप्रैल सेशन में होने वाला है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। आज हम लोग उस तरीके के ही क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मैं मेनली आज आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में, सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा देखा गया है। इसी पैटर्न, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं कि अप्रैल सेशन में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करें आज। चलो, तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हो क्या है। 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कैसा है? नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दैट मींस ना वो डिसोसिएट कर रहा है ना ही एसोसिएट कर रहा है। डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। द सॉल्यूशन शोड अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बाय 2 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो रहा है आपका? 2 डिग्री सेल्सियस से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है ना। उसके बाद क्या दिख रहा है? बोल दिया है कि assume the solute concentration is negligible with respect to the solvent concentration। तो आपको क्या बताना है? वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग एक्वस सोल्यूशन एमएमएचजी में, है ना। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। मैं आपको इसका बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं कि कैसे इसको सॉल्व करना है ना। तो देखो, हम लोग क्या जानते हैं कि आपका डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम होता है। और यहां डेल्टा टीबी आप लोग देख सकते हो कितना बता रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है, दैट मीन्स 2। और आपका केबी का भी वैल्यू दे रखा है कितना? 0.52 0.52 इंटू एम। तो यहां से आप क्या फाइंड आउट कर लो? मोलालिटी, दैट इज 2 बाय 0.52। तो अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व खुद से करो, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा लगभग 3.846। तो ये हमारा यहां पे मोलालिटी फाइंड आउट हो गया। अब मोलालिटी निकल गया है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो आप ऐसा कर सकते हो, हम लोग एक चीज क्या जानते हैं कि डेल्टा पी बाय पी नॉट, है ना, इज इक्वल टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? n बाय एन, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूट के लिए बोला है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? सिर्फ n बाय एन। और n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? WA बाय एम ए। और ये किसका है? आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? MA बाय WA, है ना। अब आप ऐसा करो कि इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, डेल्टा P बाय P नॉट है ना। हम ऐसा करते हैं कि WA बाय MA इंटू WA कर दे, और ऐसा करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और इधर हमारे पास MA है और इसको क्या करो? 1000 से डिवाइड भी कर दो। तो आपका जो ये वाला टर्म है वो क्या है? मोलालिटी ही है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा P इज इक्वल टू पी नॉट को इधर ले जाओ, पी नॉट ये आपका हो गया मोलालिटी, है ना। ये हो गया क्या? आपका सॉल्वेंट का मोलर मास, और डिवाइड बाय 1000। तो एक बार बताओ, यहां पे पी नॉट क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यहां देखो बोल दिया है 1 atm प्रेशर इज इक्वल टू 760 mmHg। तो आप इसका वैल्यू कितना ले लोगे? 760 mmHg। अब मोलालिटी आपने तो निकाला है कितना? 3.846 3.846। मोलर मास आपका वाटर का लोगे 18 डिवाइड बाय 1000। तो यहां से आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा? डेल्टा पी। चलो सब लोग सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू कितना आएगा, है ना। सब लोग सॉल्व करेंगे जल्दी से, एवरीवन, है ना, जल्दी से सॉल्व करेंगे। अब मैं भी सॉल्व करता हूं अपने खुद से, जल्दी से सब लोग सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा आ रहा है लगभग कितना आ जाएगा? डेल्टा पी ये आपका आसपास आ जाएगा 52 पॉइंट लगभग 56 mmHg के पास आ जाएगा।
ठीक है, तो ये जो मेरा आया डेल्टा पी आया, लेकिन आपको बोला क्या है, आपको बोला है वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, दैट इज पीएस बोला है। तो एक बात बताओ, हम लोग तो एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि पी नॉट माइनस पीएस, यही तो हमारा डेल्टा पी है ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन होगा, देखो डेल्टा हम लोग पी नॉट तो जानते हैं कितना होता है 760 mmHg, तो इसको क्या माइनस कर दो, 760 mmHg से आप कितना माइनस कर दोगे 52.56। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, देखो ये मेरा अप्रॉक्स में आया है, ठीक है। तो जब इसको आप सेपरेट करोगे तो ये अप्रॉक्स कितना आएगा, लगभग ये अगर हम नियरेस्ट इंटीजर ले तो 707 mmHg फाइंड आउट हो जाएगा। देखो ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, है ना। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे देखो सॉल्यूट का भी मास दे रखा था, है ना, सॉल्वेंट का भी दे रखा था 100 ग्राम, आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है बच्चों, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो जल्दी से, है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे इस क्वेश्चन को, है ना सब लोग, ठीक है, सॉल्व करोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखे, चलो नेक्स्ट। हाँ अब क्या है, बोल रहा है एलिमेंट्स P एंड Q टू टाइप्स ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड है PQ एंड PQ2। तो बोल रहा है 1 ग्राम PQ इज डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट A, तब डेल्टा टीवी इतना हो जाता 1.176 केल्विन। वही अगर 1 ग्राम किसका PQ2 का ले रहे हैं, सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं 50 ग्राम में, सेम सॉल्वेंट का ग्राम उतना ही है, तब डेल्टा टीवी का वैल्यू हो जाता है 0.685। ठीक है, केबी का वैल्यू दे रखा है 5 केल्विन केजी पर मोल। तो क्या बोला, मोलर मास, मतलब पी का और क्यू का हम लोगों को क्या निकालना है, मोलर मास। ठीक है, चलो तो अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो फॉर्मूला तो पता ही है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, है ना। अभी वो तो डेल्टा टीबी कितना दे रखा है पहला का, ये हम फॉर क्यू के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, फॉर पी क्यू, ठीक है ना। तो पी क्यू के लिए कितना दे रखा है 1.176, केवी का भी वैल्यू दे रखा है कितना 5, मोलालिटी को पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, देखो 1 ग्राम, है ना, और आपका मोलर मास तो नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं इसका एम पी क्यू, ठीक है। लेकिन सॉल्वेंट का मास तो दे रखा है ना, कितना दे रखा है आप देख लो, कितने में डिसॉल्व कर रहे हैं 50 ग्राम में, इसको क्योंकि हम लोग लीटर में रखना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कट गया, 5 से 5 कट गया, तो एम पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इधर चला गया, तो दैट मीन्स 100 बाई 1.176 करोगे। चलो सब लोग सॉल्व करो, कितना आएगा 1.176 का वैल्यू कितना आ रहा है, सब लोग करके बताएंगे कि कितना आ रहा है। ठीक है, अगर इसको 100 को 1.176 से अगर हम करेंगे तो अप्रॉक्स ये कितना आ जाएगा 85। तो ये जो 85 आया है ना, ये आया है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 85। ठीक है, तो P प्लस क्यू आ गया मेरा 85। दूसरा, अब दूसरा में जब आप देखोगे तो उसके बाद PQ2 के लिए निकाल रहे हैं, है ना, फॉर PQ2। तो PQ2 के लिए अगर हम लोग निकाले तो इसके लिए फिर डेल्टा टीवी, जिसका हमको वैल्यू कितना दे रखा है 0.689, ठीक है, और इसका केबी का वैल्यू 5 है। मोलालिटी, अभी भी मोलालिटी मास ऑफ सॉल्यूट 1 दे रखा है, और इसका मान लेते हैं मोलर मास क्या है MpQ2। ठीक है, सॉल्वेंट का मास तो अभी भी कितना है 50 केजी ही है, तो 50 इंटू 1000। ठीक है, तो जब यहां से अब आप निकालोगे, ठीक है, तो 5 से 5 ये भी कट गया, तो MpQ2 हमको निकालना है, मोलर मास ऑफ किसका PQ2 का। तो ये फिर इसको डिवाइड करना होगा 100 बाय 0.689 से। तो जरा बताना कितना आ रहा है अगर 100 को 0.689 से कर रहे हैं, सब लोग करोगे, बताना कितना आ रहा है अगर डिवाइड करें। तो ये आसपास आपका आ जाएगा कितना 145 के आसपास। तो ये जो वैल्यू आया है ना, ये P प्लस 2Q इज इक्वल टू 145 आया। ठीक है, अब देखो यहां पे एक आया P प्लस Q और एक P प्लस 2Q 145 आया, तो ये मान लो 1 है और ये मान लो
2 है, ठीक है। तो दोनों को अगर ऐड कर दे 1 के साथ, यहां पे कितना था, P प्लस Q कितना था हमारा 85 था, ये इक्वेशन 1 था। तो देखो ये कट गया तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। अब वापस इसको वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो कितना आ जाएगा, अगर हम वापस से पुट करेंगे Q की जगह, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां रख दो तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25। मतलब मोलर मास P का आ गया 25 और Q का आ गया 60। चलो सब लोग करेंगे ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ऐसा क्वेश्चन है ना, आपको देखने को मिलेगा आने वाले जेई मेंस में भी ना, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत, सॉल्यूशन से क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं ना बहुत सिंपल पूछ रहे हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा कर लोगे तो आपसे सवाल एकदम जेई मेंस के वहां पे अप्रैल वाले सेशन में जरूर बनेगा। सॉल्यूशन से तो डेफिनेटली बनेगा, आप अच्छे से फॉर्मूलाज को जरूर याद रखोगे। तो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग सब लोग, चलो ठीक है। नेक्स्ट, चलो तो हमारा थोड़ा आगे चलेगा हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बता रहा है टू लिक्विड से ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन एट 320 केल्विन। तो बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 3 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी, तब कितना बोल रहा है वेपर प्रेशर हो जाता है सोल्यूशन का 500 mmHg। तो एक बात बताओ, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, PS इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये सबको पता है फॉर्मूला, बहुत सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन है ना कई बार देखने को मिला है, 23 में भी, 24 में भी, 25 में भी, 26 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अप्रैल में भी किसी सेशन में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिल सकता है। हो सकता है कि आपके सेशन में ऐसा ना मिले, किसी और सेशन में किसी का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आपको ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन देखने को मिलेगा ठीक है। तो अब एक देखो, तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन कितना दे रखा है 500 mmHg, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट तो हमको नहीं पता है, तो पी नॉट ए। तो मोल फ्रैक्शन तो पता है ना ए का मोल फ्रैक्शन कितना है 3, और टोटल कितने हो गए 3 + 1, ठीक है। तो 3/4 प्लस पी नॉट बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है, देखो दे रखा है 1, है ना। ए का कितना है 3 और बी का 1 है, तो 1/4 हो गया। हम ऐसा करते हैं 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000, और ये कितना हो जाएगा 3 पी नॉट ए प्लस ये कितना हो जाएगा पी नॉट बी। ये क्वेश्चन 1 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल ऑफ ए इज फर्दर एडेड टू दिस सोल्यूशन। देखो ए का मोल्स बढ़ा रहा है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस बाय 20। तो पहले 500 था, अब कितना हो गया 520, ठीक है। पी नॉट ए, अब कितना बढ़ा दिया, देखो 1 मोल ए का ऐड कर रहा है, तो पहले 3 था, अब कितने हो गए 4, और टोटल कितने हो गए 4/5, ओके। प्लस पी नॉट बी, ठीक है। इसके मोल फ्रैक्शन तो अभी भी कितने 1 ही है, इसमें कोई ऐड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये कितने हो गए 1/5। हम कैसा करते हैं 5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 5 से करेंगे तो कितना होगा 2500 और 100, ये हो गया 2600। ये कितना हो गया 4 पी नॉट ए प्लस ये हो गया पी नॉट बी। 5 से किया ना, तो 5 से, सॉरी इसको कर दो, सबको किए हैं किससे 5 से किए हैं, तो हाँ ठीक है, कट गया नीचे वाला। चलो तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा पी नॉट ए आ जाएगा। इसको जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 600 mmHg, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए का तो आ गया, लेकिन पूछा किसका है बी का, तो इस वैल्यू को आप रख दो। कहां रखना चाहोगे आप, यहां पे रख दो या तो यहां रख दो। अगर यहां रख देंगे तो देखो 2000 है और 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये 1800 हो जाएगा, तो पी नॉट बी कितना हो जाएगा 2000/1800 200 mmHg। देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं,
इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अप्रैल सेशन में भी देखने को मिलेगा। चलिए आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। एक्सक्यूज मी, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, है ना? चलो, हाँ, अब इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिल रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स में भी इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। अप्रैल सेशन में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जहां पे आपको दो डिफरेंट कंपाउंड्स दे देगा और आपसे पूछेगा ये सोल्यूशन कैसा है, आइडियल है या नॉन आइडियल है। नॉन आइडियल में भी ये कैसा डेविएशन शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ या पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, है ना? तो चलो देखते हैं। पहला देखो, क्लोरोफॉर्म है और एसीटोन है। भाई पता है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल्स के बीच में तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब वो कैसे शो करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन ए का कौन शो कर रहा है, 3। फर्स्ट का कौन शो कर रहा है, 3। ठीक है, तो भाई देखो फर्स्ट का ए में ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है ना? चलो भाई अगला देखते हैं। अब सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल है और वाटर है। अब आपको पता होगा इथेनॉल पहले से ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है, वाटर के बीच भी पहले से होता है, लेकिन आप दोनों को अगर मिक्स करोगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। दैट मींस क्या शो करेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो इसमें भाई कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी का फर्स्ट, है ना? तो बी का फर्स्ट तो इसमें आ गया, मतलब फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, है ना? चलो बाकी भी देख ही लेते हैं। अब सोल्यूशन ऑफ बेंजीन और टॉलिन है। देखो मैंने हमेशा ये बोला है कि जैसे बेंजीन या टॉलिन है जो आसपास होते हैं ना, जनरली वो आइडियल सोल्यूशन शो करते हैं। दैट मींस प्योर लिक्विड ए का या प्योर लिक्विड बी का दोनों को मिक्स करने के बाद भी डेल्टा वी मिक्स क्या होता है, 0 ही होता है। तो दैट मींस वो आइडियल सोल्यूशन शो करता है। तो इसका मतलब सी का कौन सा शो हो रहा है, फोर्थ वाला। अब सोल्यूशन अब बोल रहा है एसिटिक एसिड इन बेंजीन। देखो जब भी एसिटिक एसिड को हम लोग बेंजीन में लेते हैं ना तो वो डाइमर फॉर्म करता है, तो प्रोसेस को कहते हैं डाइमराइजेशन। तो वो डाइमर फॉर्म कर जाता है ना? तो भाई डी ऑप्शन का कौन सा दिखा रहा है, सेकंड। तो देखो फर्स्ट का ए का थर्ड ठीक है, बी का फर्स्ट ठीक है, सी का फोर्थ आ गया और डी का सेकंड। इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है ना? तो चलो आप लोग सब लोग इसको बनाएंगे, ये क्वेश्चंस को सब लोग सॉल्व करेंगे देख के खुद से, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, एवरीवन सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर नेक्स्ट आते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के यूज किया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपको ऐसे क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे अपने सेशन में, जरूर से। तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर बनाने का कोशिश कीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस एकदम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? और खास करके लिए आपके लिए अप्रैल के सेशन के लिए तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है, द पीएच एंड कंडक्टेंस ऑफ ए वीक एसिड वाज फाउंड टू बी 3 and 4 into 10 to the power minus 5। फिर बोल रहा है द कंडक्टेंस वाज मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन अ सेल वेयर द इलेक्ट्रोड प्लेट्स हैविंग अ सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, वेयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो अब बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना? तो सबसे पहले एक बात बताइए, आप एक चीज आप जानते हो, आपका लेंथ दे रखा है, लेंथ कितना है, वेयर डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 0.15 मीटर में कर देते हैं, ठीक है? 15 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.15 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका एरिया भी दे रखा है कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको हम ऐसा कर देते हैं, मीटर स्क्वायर में कर देते हैं 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है? एरिया भी मेरा आ गया। उसके बाद आपका कंडक्टेंस,
क्या देखा रखा है, द पीएच एंड कंडक्टेंस। तो पीएच तो पता ही है, पीएच भी आपका दे रखा है 5 और कंडक्टेंस आपका 4.10 टू द पावर माइनस 5। तो एक बात बताओ, तो हम लोग एक चीज क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हमको कंडक्टिविटी निकालना होगा। कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट होता है L बाई E होता है। तो कंडक्टेंस का वैल्यू कितना है, 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। एल का वैल्यू हमने निकाल लिया है, कितना है 0.15, और एरिया कितना निकाल, ए कितना है 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो ये इससे सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो 100 आ जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, एक कट जाएगा और 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये तो 6 हो गया, और 10 ऊपर चला गया तो ये ऊपर जाएगा, तो 10 टू दी पावर माइनस 1 और एक 10 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 2। तो कंडक्टिविटी कितना आ गया, 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, साइमन मीटर। इसमें आ गया साइमन मीटर में आपका ये आ गया, तो पर मीटर होगा। तो यहां से कंडक्टिविटी आपका फाइंड आउट हो गया। अब आगे हम लोगों को निकालना है। अब एक चीज बताओ, पीएच दे रखा है ना, इधर बना ले, पीएच आपका कितना दे रखा है, देखो पीएच 5 दे रखा है, तो पीएच हो गया 5, तो H प्लस का कंसेंट्रेशन आपका कितना आ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 5 मोल पर लीटर। अब इसको मीटर क्यूब में रखना है, तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 टू दी पावर माइनस 5 को 1000 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 2 मोल पर मीटर क्यूब। आ गया, ये पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। चलो वापस से आते हैं ना इस पे, ठीक है, यहां लिख रहा हूं, यहां पे है, चलो ठीक है, तो ये आ गया। अब एक बार तो H प्लस का कंसेंट्रेशन हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, अगर आप लोगों को याद होगा किस चीज का फॉर्मूला, कंसेंट्रेशन कंडक्टिविटी का आप लोग जानते हो कि कैसे हम लोग किसी का भी लैम्डा एम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो लैम्डा एम मूलर कंडक्टिविटी के लिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, कप्पा बाय कंसेंट्रेशन, ये आप लोग जानते होंगे, है ना। और एक क्या फॉर्मूला पढ़े हो, याद होगा, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट, है ना। ये होता है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसेंट्रेशन, और ये होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ये अल्फा का वैल्यू होता है। आप लोगों को पता ही है ये, है ना। चलो, तो यहां तक अगर ठीक है तो नोट करेंगे सब लोग, सब लोगों को यहां तक ठीक है, सब लोग ठीक है यहां पे। चलो, अगर यहां तक ठीक है तो देखो इसको ऐसे लिख लो, लैम्डा एम ऐसे ही लिख लो। तो अब इसके बाद देखो ये फॉर्मूला जो हम बना रहे हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो लैम्डा एम का वैल्यू के बाय सी है, तो लैम्डा एम की जगह हम रख सकते हैं यहाँ पे कप्पा बाय सी, है ना, कंडक्टिविटी बाय सी, और बचा क्या नीचे लैम्डा एम नॉट। देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट देखने को मिलता है एग्जाम में, ठीक है, फॉर्मूला बहुत आसान है। अब देखो यहां पे एक चीज क्या है, तो एसिड देखो दे रखा है, वीक एसिड बोला है HX, तो HX को अगर हम तोड़े तो ये किस में टूटेगा, H प्लस एक्स माइनस। तो ये एक्चुअल में क्या है, कंसेंट्रेशन है, और हम लोग को पता है ये कितना होता है C अल्फा, तो H प्लस का कंसेंट्रेशन क्या होता है C अल्फा, यहां तक ठीक है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट एम इज इक्वल टू के बाय सी अल्फा, ठीक है। अब देखो सी अल्फा के बराबर कंसेंट्रेशन क्या है H प्लस, तो यहां हम लोग इसको लिख सकते हैं कप्पा बाय H प्लस। देखो ये फॉर्मूला आ गया मेरा, लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा बाय H प्लस का कंसेंट्रेशन। अब हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, दैट इज सी अल्फा, और देखिए हम लोग निकाले हुए कितना 10 टू द पावर माइनस 2। देखो अब इधर आ जाओ इस तरफ, तो एक बात बताओ, तो लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या होता है, कंडक्टिविटी का वैल्यू हम निकाले हैं कितना 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, है ना, और H प्लस का कंसेंट्रेशन हम लोग निकाल रहे हैं 10 टू द पावर माइनस 2, ये और ये कट गया, तो लैम्डा एम नॉट का वैल्यू आ गया 6, और किसमें बोला था साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, तो उसी में मेरा आया है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल,
ठीक है, तो देख रहे हो कैसे सवाल पूछा जा रहा है, पूरा डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट का भी यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। मतलब जब भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से सवाल पूछा जाएगा ना, तो उसमें डेफिनेटली आपका डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा। और ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा, जो अल्फा का वैल्यू कप्पा बाय सी लैम्डा एम नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार 26 में ये फॉर्मूला यूज करके ऐसे सवाल पूछे गए थे। ठीक है, प्लीज नोट डाउन कीजिए जल्दी से, सभी लोग नोट करेंगे, एवरीवन। ठीक है, जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, एवरीवन ले लिए सब लोग। चलो आगे अब देखते हैं। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, हाँ अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है जो जनरली पूछे जा रहे हैं, है ना। आपको हमेशा ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, कोई ना कोई शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन भी अप्रैल सेशन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना, तो देखो ये इक्वेशन दे रखा है क्या पूछ रहा है? द पीएच वैल्यू एट विच ईएमएफ ऑफ द हाफ सेल विल बिकम जीरो हो जाए। ठीक है, और इसका भी वैल्यू दे रखा है ई नॉट, सब तो दे ही रखा है, बहुत आसान है। तो एक बार बताइए, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू, नस्ट इक्वेशन क्या होता है? ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग एट बेस 10 प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये सबको पता है। तो एक बताइए, हमको वो पीएच निकालना है, तो ई सेल हमको बोल रहा है कब हो जाएगा? जीरो। अभी रहने देते हैं, चलो आगे देखते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मेरा देखो क्या दिया हुआ है, Cr3 प्लस का पावर 2, और रिएक्टेंट मेरा क्या देखा रखा है, Cr2O7 2 माइनस और H प्लस का पावर 14, ये दे रखा है। अब पीएच बोल रहा है कि क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो भाई इसको जीरो कर देते हैं। ई नॉट सेल का वैल्यू कितना दे रखा है, 1.33 माइनस 0.059, और एन का वैल्यू देखो दे रखा है 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन या ट्रांसफर, है ना, लॉस गेन या ट्रांसफर होता है। तो 6 लिख दिए। अब देखो ये जो वैल्यू है Cr3 प्लस बाय Cr2O7, इसकी वैल्यू दे रखी है 10 टू द पावर माइनस 6, तो आपको कुछ करना नहीं है, 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, अब H प्लस जो है एज इट इज आप लिख दो, तो पावर 14। ठीक है यहां तक, चलो भाई, तो इसको हम इधर कर देते हैं, लॉग भी है ना, लॉग है, लॉग छूट गया, लॉग यहां पे और लॉग एट बेस 10। ठीक है, हम इस वैल्यू को अब इधर कर देते हैं, तो इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, जरा ध्यान देना, इसको पूरा इधर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1.33 इंटू 6 बाई 0.059 इज इक्वल टू लॉग एट बेस 10, है ना, 10 टू द पावर माइनस 6 बाई H प्लस का पावर 14। ठीक है यहां तक। अब आप लोग इसको सॉल्व करना है, इसको आप 0.06 भी ले सकते हो। कितना ले सकते हो, 0.06, और ये कट जाएगा 6 से, तो एक ऊपर चला जाएगा वैल्यू, तो लगभग जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा अप्रॉक्स, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 135 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, मैं अप्रॉक्स लिया हूं 135। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको करना है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एट बेस 10, अब देखो ये कितना है, 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस लॉग एट बेस 10, आपका दे रखा है H प्लस का पावर 40, तो ये इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 1, और ये हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 14 एट द बेस लॉग एट बेस 10 H प्लस, ये लिख सकते हैं। तो ये देखो माइनस 6 135 है, तो माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, लगभग 141, और ये कितना है इधर 14 है, और ये माइनस लॉग H प्लस है, तो उसका वैल्यू तो pH होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 14 pH। ठीक है, तो pH का वैल्यू कितना हो गया, 141 बाय कितना है 14, तो इसको काटेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमको नियरेस्ट इंटीजर ही लेना है, तो हमसे क्या पूछा था, देखो pH ही पूछा था, तो इसका वैल्यू लगभग कितना आ जाएगा,
10 नियरेस्ट इंटीजर पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो चलो जल्दी से सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से एवरीवन, सब लोग। ठीक है एवरीवन, समझ में आया? आगे देखें, देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इसी तरीके के। ये रिएक्शंस तो दिया हुआ है ना आपको, एक रेडॉक्स रिएक्शन है, आपको आने वाले एग्जाम में भी कुछ रेडॉक्स रिएक्शन टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे बच्चों, और आपको एन निकालना होगा वहां पे। हो सकता है कि यहाँ पे गिवन है ना, वहां पे गिवन ना हो, आपको वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का करवाना पड़ेगा, और फिर आप जाके आपको क्या निकलेगा, एन का वैल्यू। लेकिन क्वेश्चंस आपके काफी आसानी होंगे। नेक्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा जेई मेंस अप्रैल वाले सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, आ जाओ। चलो भाई, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस बार जेई मेन अप्रैल में आपको ग्राफ जैसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, देख लो, है ना। तो बोल रहा है चूज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप लोग एक चीज जानते हो, क्या जानते हो, कि कंडक्टेंस H प्लस का ज्यादा होता है OH माइनस से, और OH माइनस का ज्यादा होता है Na प्लस से। इस कंडक्टेंस आप लोग को पता है ना, ये होता है, इतना आपको कम से कम याद रखना चाहिए, है ना। H प्लस का बहुत ज्यादा होता है कंडक्टेंस। अब आपको दिया है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड दे रखा है, दैट मीन्स आपको दे रखा है C6H5COOH प्लस, है ना, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया जा रहा है NaOH। ठीक है, तो क्या बनेगा इससे हम लोगों को मिलेगा सॉल्ट C6H5COO माइनस Na प्लस। तो हो क्या रहा होगा, देखो यहां पे आपका ये सोल्यूशन है किसका, बेंजोइक एसिड का, ये सोल्यूशन है बेंजोइक एसिड का। अब ऊपर से एक बीकर लिया गया है ना, और यहां पे क्या मिक्स किया जा रहा है, NaOH, वॉल्यूम ऑफ अल्कली मिक्स कर रहे हैं। ये कैसा है, एक वीक एसिड है, ये है कैसा, एक वीक एसिड है। तो जब वीक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पहले वीक एसिड का जो कंडक्टेंस होगा वो वैसे ही कम होता है। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, यहां पे आप देखो, तो इसका यहां से थोड़ा यहां पे होगा। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे NaOH मिलाओगे तो थोड़ा शुरुआत में इनिशियली क्या होगा, H प्लस को कौन रिप्लेस करता जाएगा, आपका Na प्लस, तो कंडक्टेंस थोड़ा सा घटेगा। स्टार्टिंग में एकदम थोड़ा सा कंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा। ठीक है, यहां पे हम ये ले लेते हैं, ठीक है, कंडक्टेंस थोड़ा सा घटेगा यहां पे। उसके बाद जैसे ही NaOH मिलते जाएगा, ये फिर क्या होगा, एक वीक एसिड है, तो जब वीक एसिड है बेंजोइक एसिड, तो NaOH जब रिप्लेस करते जाएगा तो उसका क्या होगा, आपका डिसोसिएशन बढ़ेगा। उसके बाद यहां पे थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, वॉल्यूम ऑफ अल्कली फिर मिलाते जा रहे हो फर्दर। एक ये तो पहला इक्विवेलेंट पॉइंट मिल गया, ये दूसरा इक्विवेलेंट पॉइंट मिल गया। अब आप NaOH फर्दर और मिलाते जा रहे हो, वॉल्यूम ऑफ अल्कली मिलाते जा रहे हो, तो OH माइनस इसका कंसंट्रेशन और बढ़ेगा, तो उसका कंडक्टेंस और बढ़ेगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब इसमें कौन सा ग्राफ आ रहा है, C नंबर, देख रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिल सकते हैं। देखो अगर ये ग्राफ होता, ये पता है किसका, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। अगर इसकी बात करें, देखो HCl है, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड ले ले और NaOH ले ले, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, NaCl मिलेगा। इसमें ये भी देख लो, ये ग्राफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है। कैसे, देखो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होगा। अब जैसे जैसे NaOH मिलाओगे तो H प्लस इज रिप्लेसेस बाय Na प्लस, तो कंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा। उसके बाद फर्दर फिर NaOH और मिलाते जा रहे हो, वॉल्यूम ऑफ अल्कली बढ़ा रहे हो, तो फिर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, और ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, सॉरी ये आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आप देखिएगा, कंडक्टेंस में आपको देखने को मिलेगा, जरूर बना के जाइएगा। क्लियर है, समझ में आया? तो चलो इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, 1 2 3, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, हाँ, अब इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफी देखने को मिल रहे हैं जेईई मेंस में खास करके, है ना। तो ये बहुत सिंपल सवाल है, हमको पता है
कि ई नॉट रिडक्शन जितना नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव, वो कितना होगा, उतना अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, उतना अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, इजिली ऑक्सीडाइज्ड, इजिली ऑक्सीडाइज्ड होगा, है ना। तो देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू इसका दिख रहा है, इस रिड्यूसिंग एजेंट क्या पूछा है, टेंडेंसी एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग कौन होगा, एकदम अच्छे से एल्युमिनियम, है ना। उसके बाद कौन है, Cr3 प्लस क्रोमियम, है ना। एल्युमिनियम के बाद कौन दिख रहा है, क्रोमियम। उसके बाद आपका आयरन दिख रहा है Fe3 प्लस से आयरन, और उसके बाद CO3 प्लस। तो इसमें सबसे ज्यादा हो गया एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद Cr, उसके बाद आपका कौन सा दिख रहा है Fe3 प्लस, और सबसे कम कौन सा हो गया CO प्लस, मतलब डी ऑप्शन आ रहा है ना। एल्युमिनियम, क्रोमियम, Fe2 प्लस, उसके बाद CO2 प्लस। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो आप देखना जितना आपका ई नॉट रिडक्शन जितना नेगेटिव वैल्यू होगा ना, वो उतना अच्छा क्या होगा, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट उतना अच्छा होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, जल्दी से आप लोग ले लो। ठीक है, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जेई मेंस में भी, अप्रैल वाले सेशन में भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होप सो ये आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaSO4 इज 1 into 10 to the power -10 at 298 Kelvin। तो बोल रहा था सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन 0.m 1 m K2SO4 सॉल्यूशन इज कितना होगा, किसमें पूछा है, ग्राम पर लीटर में। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास BaSO4 है ना। तो ये किसमें टूटेगा, ये टूटेगा Ba2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। मान लेते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी S, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, ऐसी होगी। ठीक है, और फिर दूसरा क्या है, K2SO4 है। तो K2SO4 आपका किसमें ब्रेक होगा, ये आपका टूटेगा 2K प्लस SO4 2 माइनस। तो इसका कंसेंट्रेशन तो दे रखा है कितना, 0.1, तो ये भी कितना होगा, 0.1 होगा, मतलब कंसेंट्रेशन SO4 2 माइनस का S प्लस 0.1 हो गया। तो KSP अगर हम लिखे, ठीक है, तो क्या होगा, Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस, है ना। तो KSP का वैल्यू दे रखा है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaSO4 इज 1 into 10 to the power -10 दे रखा है, 1 into 10 to the power -10। Ba2 प्लस कितना है, S4 इसका कितना है, S प्लस 0.1। एक बात बताओ, S जो है ना 0.1 के कंपेयर में बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। तो इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 10 to the power -10, और कितना बच गया, 0.1 S। ठीक है, तो यहां S का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 1/10, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 into 10 to the power -9। ठीक है, ये मेरा आ गया सॉल्युबिलिटी, लेकिन पूछा किस में है, आपका ग्राम पर लीटर में, ग्राम पर लीटर में, और ये आया किस में है, मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो S है ना, तो मोलर मास दे रखा है 233, है ना, तो 233 ग्राम पर मोल को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1 into 10 to the power -9 मोल पर लीटर से। ठीक है, तो आपका क्या कट गया, मोल मोल कट गया, तो S से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 233 ग्राम, मोल मोल कट गया, पर लीटर। ये आपका हो गया आंसर। हमेशा यूनिट जरूर ध्यान दिखेगा बच्चों, है ना, किस यूनिट में पूछा है ना, क्योंकि यहां देखो दे रखा है आपका मोलर मास, तो इसका मतलब है कि वो जरूर उसका यूज करना होगा, और उसी तरीके से आपको यूनिट देख के आंसर करना होगा। ठीक है, आसान है, आपको समझ में आया, होप सो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लोग जल्दी से कर लेंगे। ठीक है एवरीवन, चलो नेक्स्ट। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आने वाले एग्जाम के लिए। ये एक्चुअल में बेसिकली एक थोड़ा एडवांस का क्वेश्चन है, मतलब लिटिल बिट आपके जेई मेंस में ऐसे सवाल पूछे गए हैं ऐसे,
लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा एडवांस का लगाना पड़ेगा। एडवांस का नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा लेंदी भी है, काफी टाइम टेकिंग भी है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, 3 ग्राम एसिटिक एसिड इज एडेड टू 250 ml ऑफ 0.1 m HCl, ठीक है, एंड the solution made up to 500 ml, ठीक है। फिर बोल रहा है टू 20 ml ऑफ द सॉल्यूशन हाफ ml ऑफ 5 ml क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तब आपको बताना है कि pH ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, किसका, एसिटिक एसिड का। तो नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालना है, एसिटिक एसिड। ध्यान से दिखिएगा सब लोग, है ना, आराम से। तो कितना गिवन मास है, 3 ग्राम। अब मोलर मास कितना होता है, 60। तो इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1/20। 1/20 कितना हो गया, 0.05 मोल। मोल पता चल गया। अब इसका हमको क्या पूछा है, किसमें पूछा है, तो 500 ml में, 500 ml में फिर पूछा है, तो इसका कंसेंट्रेशन निकाल दो। CH3COOH का आप क्या कर दो, कितना, 500 ml में, मतलब 0.5 लीटर में। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे मोल को 0.05 से, तो ये कितना हो गया, 500 ml है, तो लीटर में कितना हो जाएगा, 0.5। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.05 मोल, 1/20 है ना, तो 0.05 को इंटू मल्टीप्लाई करोगे किससे, सॉरी डिवाइड करना है ना, आपको क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम दिया हुआ है। इसको ऐसे हटा दो, एक सेकेंड, फिर से हम लोग देखेंगे। पूरा ये हो गया, देखो देखो जल्दी देखो, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है, पूरा मिट गया, कोई बात नहीं। देखो, तो नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालना है CH3COOH का, ठीक है। तो ये कितना है, 3/60। 3/60 करेंगे कितना आ जाएगा, 0.05। अब इसका कंसेंट्रेशन निकालना है 500 ml में, CH3COOH 500 ml में निकालना होगा, है ना। तो ये कितना है, 0.05। तो नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंसेंट्रेशन आ जाएगा। तो कितना है, 0.5, है ना। तो जरा अब इसको डिवाइड करना होगा, सॉरी यार, डिवाइड करना होगा, है ना। हम लोग कंसेंट्रेशन निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम से। तो जब वॉल्यूम से आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखो 5 कट जाएगा, है ना। जब 5 कट जाएगा 0.5 से, तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 m। यहां तक ठीक है, 0.1 m आ गया। अब हम नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालेंगे, अब जरा ध्यान दो, HCl का, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालना है HCl का, कितना दे रखा है, 0.1 m। अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर हमको निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 250 ml। 250 ml मतलब उसको अगर हम लीटर में ले ले तो कितना हो जाएगा, 0.25। कितना आ गया, 0.25। तो जब इसको अगर हम 0.1 को सब लोग सॉल्व करते जाओ साथ ही साथ, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.025 m, ठीक है। मोल 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 ये कितना आ जाएगा, 0.025 मोल आ गया। अब इसका हमको कंसेंट्रेशन निकालना होगा। HCl का भी कंसेंट्रेशन आप निकाल लो 500 ml में, है ना। देखो 500 ml दिया, दोनों को निकालना होगा 500 ml में, ठीक है। तो 500 ml में निकालेंगे, तो देखो ये नंबर ऑफ मोल्स 0.025 डिवाइड करना होगा किससे, 0.5 से। तो ये डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे सब लोग साथ ही साथ करोगे तो ये आ जाएगा 0.05। कितना आ जाएगा, 0.05 m। तो देखो दोनों का हमने कंसंट्रेशन निकाल लिया, किसमें, 500 ml में। अब क्या बोल रहा है, जरा ध्यान दोगे, बोल रहा है 20 ml, कहा गया 20 ml ऑफ द सॉल्यूशन, 20 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो 20 ml ऑफ सॉल्यूशन हमको निकालना होगा, फिर से इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। तो नंबर ऑफ मोल्स हम फिर से निकाल देते हैं एसिटिक एसिड का 20 मोल्स में, जरा ध्यान दो, कितना है, 0.1, कितना में, 20 ml में। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 मिलीमोल आ गया। अब HCl का कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। HCl का कंसेंट्रेशन कितना है, 0.05, और कितने में निकालना है, 20 में। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिलीमोल। तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को पता चल गया, ठीक है। कितने में,
20 मिलीमोल में। यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके बाद किससे ऐड कर रहे हैं, हाफ ml ऑफ 5m NaOH, मतलब 0.5 है ना, 0.5 ml कितने में, 5m NaOH। जरा ध्यान दोगे तो यहां हमको वॉल्यूम भी पता है और मोलरिटी भी पता है। तो अब इसके बाद इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे NaOH के, जरा ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 0.5/5। तो जरा मल्टीप्लाई करोगे, सब लोग जल्दी जल्दी खुद से सॉल्व करते जाओ, खुद से करना है। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2.5 मिलीमोल। तो तीनों पे नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। ठीक है, यहां तक सभी को ठीक है, एवरीवन, सभी को ठीक है यहां तक। चलो अब अगर यहां तक ठीक है तो हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो यहां से अब हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो फिर इसमें क्या हो रहा है कि HCl भी है, CH3CuNOH भी है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस पहले किससे रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, पहले तो वही रिएक्ट करेगा। तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, जिसका कंसेंट्रेशन कितना है 2.5 मिलीमोल, है ना। किससे रिएक्ट करेगा, HCl से, जिसका कंसेंट्रेशन कितना है 1 मिलीमोल। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो हमको क्या मिल जाएगा, NaCl। 1 मिलीमोल का ही पार्ट इससे रिएक्ट करेगा और ये कितना बनेगा 1 मिलीमोल। दैट मींस इसका 1 मिलीमोल रिएक्ट कर गया, तो लेफ्ट कितना हो गया, NaOH कितना बच गया 1.5 मिलीमोल। अब जो NaOH बच गया वो रिएक्ट करेगा किससे, आपका एसिटिक एसिड से। तो एसिटिक एसिड से जब रिएक्ट करेगा तो जरा ध्यान दोगे सब लोग, आपके पास NaOH है, ठीक है, कितना NaOH बच गया है 1.5 मिलीमोल। 1.5 मिलीमोल NaOH रिएक्ट करेगा कितने से, आपका एसिटिक एसिड से, CH3COOH, कितने 2 मिलीमोल्स, है ना, 2 मिलीमोल्स है। 2 मिलीमोल से जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा CH3COONA, मतलब बफर फॉर्म कर रहा है। तो ये बना कितना, ये बनेगा 1.5 मिलीमोल बन गया। और इसका कितना पार्ट बच गया, इसका 1.5 इसके 1.5 से रिएक्ट कर गया, तो ये लेफ्ट कितना रह गया, लेफ्ट रह गया 0.5 मिलीमोल। तो अब मेरा बफर जो सोल्यूशन बना, जरा ध्यान दोगे, बफर सोल्यूशन जो बना एसिटिक एसिड प्लस CH3COONA, तो CH3COOH आप देख सकते हो कितना मेरा बचा हुआ है 0.5, और सॉल्ट का कितना है 1.5। तो हमको दोनों का कंसंट्रेशन मिल गया मिलीमोल में। ठीक है, अब यहां से क्या बोला है आपको निकालने, द pH। अब आप pH आसानी से निकाल सकते हो, है ना। तो pH का फॉर्मूला तो आप लोग सब जानते हो कि pH इज इक्वल टू क्या होता है, pKa प्लस log at base 10 सॉल्ट बाय एसिड, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बाय एसिड का कंसेंट्रेशन। तो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन मालूम है, और pKa दे रखा है क्या, बिल्कुल सर pKa दे रखा है 4.75, है ना। तो 4.75 है ना, प्लस log at base 10 सॉल्ट का कंसेंट्रेशन है 1.5 और आपका वीक एसिड का कितना है 0.5। ये कट गया तो 3 आ गया, तो बचा क्या 4.75 प्लस ये कितना आ गया log at base 10 3। log at base 10 3 का देखो वैल्यू भी दे रखा है 0.477, मतलब उसको पता है कि वैल्यू आएगा ही आएगा। देखो हमारा log 3 आ गया, तो इसका मतलब ये है, जरा ध्यान दोगे, है ना, यहां पे देखो, तो pH का वैल्यू 4.75 और वहां देखो दे रखा है 0.4771। तो अब इसको जब ऐड करोगे तो pH इज इक्वल टू लगभग कितना आ जाएगा 5.22। तो pH लगभग आपका कितना आ गया अप्रॉक्स 5.22, है ना, 5.22। तो देख रहे हो कितना लेंदी कैलकुलेशन था। ऐसा जेईई मेन में ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया है और ऐसे आपको अप्रैल सेशन में भी देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत, एक बार आप फिर से समझ लो, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको पता चल जाएगा कि बफर सोल्यूशन है। बफर सोल्यूशन है तो दो हो सकते हैं, या तो वीक एसिड
या तो सॉल्ट होगा, या तो वीक बेस या सॉल्ट होगा। तो यहां पे तो वीक एसिड हमको पता चल ही गया था कि एसिटिक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है, मतलब बफर सोल्यूशन फॉर्म करेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको नंबर ऑफ मोल कंसंट्रेशन आपको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सारा चीज देखना होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एसिटिक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने 500 ml में बोला था तो 500 ml में मैंने निकाल दिया डिवाइड करके, है ना, जो हम लोग बार बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, डिवाइड करेंगे, है ना। उसके बाद फिर हम लोग HCl का नंबर ऑफ मोल्स निकाले, फिर 500 ml में देखे दोनों का क्या कंसेंट्रेशन है। उसके बाद देखो बोल रहा था कि 20 ml में कितना होगा, तो 20 ml में हम सबका मोल्स निकाल दिए, दोनों का निकालने के बाद हमने फिर NaOH का निकाल लिया, क्योंकि ये क्या बोला था, हाफ ml ऑफ 5 MnOH, है ना, ये बोला था। तो हमने ये निकाल लिया, है ना, देख सकते हो। उसके बाद NaOH का मेरा नंबर ऑफ मोल्स आ गया था। उसके बाद मैंने रिएक्शन करवा के पहले स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस से, फिर वीक एसिड रिएक्ट करेगा। तो जब आपका मैंने रिएक्शन करवा दिया था किससे, स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो 1 मिलीमोल्स आपका यूटिलाइज हो गया था, तो बच गया था कितना, 1.5 मिलीमोल ही बच गया था NaOH का। फिर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर गया तो फिर NaOH 1.5 मिलीमोल्स भी आपका खत्म हो गया, बचा क्या, 0.5 मिलीमोल एसिटिक एसिड और सॉल्ट आपका 1.5 मिलीमोल। जब कंसेंट्रेशन मिल गया तो आप ये तो फॉर्मूला जानते हो, pH इक्वल टू pKa log सॉल्ट बाय एसिड। तो इस तरीके से ये सवाल आप कर सकते हो। तो आज के लिए जो आप बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसा रहा ये डिस्कशन, ये जो मैंने टॉप 10 का क्वेश्चन आप लोगों के किया। आप लोगों वीडियो बहुत आराम से देखना, एकदम खुद से पहले बनाना और फिर सोल्यूशन देखना, है ना। तो मेरी तरफ से इस टॉप 10 क्वेश्चंस के लिए आप लोग अच्छे से डिस्कशन करोगे, पूरा उम्मीद है। और फिर जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 के लिए, ठीक है। सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है, सभी को थैंक यू। चलो सभी को गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।